हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे इस लेसन का सबसे सुंदर टॉपिक गाउस का नियम, जिसको कई लोग गॉस का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो गाउस के नियम ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आपको बता दूं पहले, गाउस का जो नियम था वो फ्लक्स से संबंधित था। किससे संबंधित था? फ्लक्स से संबंधित। और गाउस ने क्या बताया? गाउस ने बताया कि अगर आपके पास कोई बंद पृष्ठ हो, आपके पास कोई बंद पृष्ठ हो और इस बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित हो, बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, तो इसका जो कुल आवेश है उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा सिग्मा Q। मतलब सबका क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग। तो गाउस ने क्या बताया? गाउस ने बताया कि इस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स का मान होगा फाई, उसका मान होगा सिग्मा Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा नियम है? गाउस का नियम। तो देखो गाउस के नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं हम? क्या कहेंगे कि आपके पास कोई एक बंद पृष्ठ होगा। क्या होगा? आपके पास एक बंद पृष्ठ होगा। तो गाउस ने क्या कहा कि इस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें निहित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग एवं 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल के तुल्य होता है। ये किसने बताया था? गाउस ने बताया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या गाउस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में निहित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग एवं 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे। तो बताओ क्या हम लोग लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, बोलो क्या? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग फाई ई बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित, उस पृष्ठ में निहित मतलब उसमें उपस्थित, उस पृष्ठ में निहित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा Q एवं 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल, 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। ये कौन सा नियम था? ये था गाउस का नियम, जिसको हम लोग गॉस का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके अनुसार? क्या लिखेंगे? अर्थात बताइए क्या? अर्थात फाई ई इक्वल्स टू, आपके पास कोई बंद पृष्ठ होगा और उससे संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा? उस पृष्ठ में निहित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, मतलब कौन? सिग्मा Q इंटू 1/एप्सिलॉन इंटू 1/एप्सिलॉन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। ये कौन सा नियम है? ये है मेरे प्यारे बच्चों गाउस का नियम। बहुत आसान है। आपको बता दूं मैं, बोर्ड एग्जाम में हर साल गाउस का नियम पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले गाउस के नियम का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इसके बाद में इसका कोई एक अनुप्रयोग अवश्य ही एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे? गाउस का नियम तैयार करेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है वो तैयार करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अब
अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो गाउस का नियम है उसका सत्यापन हुआ कैसे, तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग यहां तक कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसके नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम देखेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। क्या देखेंगे? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। चलो, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। ओके, गाउस का नियम व्युत्पन्न कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो जैसा कि स्टेटमेंट था, हमें सबसे पहले एक बंद पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक बंद पृष्ठ। तो मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसके किसी ओ पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर कोई आवेश Q उपस्थित है। ठीक है, और इस पृष्ठ से संबंधित हमें फ्लक्स का मान निकालना है। अब इस पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो सकती है, इस पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ्लक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस पृष्ठ के अल्पांश से जो फ्लक्स का मान निकलेगा उसकी कल्पना करेंगे, क्योंकि अगर अल्पांश से निकल गया तो संपूर्ण के लिए अपन क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे? इस पृष्ठ पर किसी भी जगह हम लोग एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? एक अल्पांश क्षेत्रफल, जिसको मैंने क्या माना है? DA माना है। कितना माना है? DA क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो DA क्षेत्रफल है ये इस पॉइंट के साथ में कोई कोण अंतरित करेगा। क्या करेगा? कोई कोण अंतरित करेगा। ठीक है, अच्छा, और जब ये कोण अंतरित करता है तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये केवल परिधि के साथ कोण अंतरित करता तब तो ये समतलीय कोण होता, हाँ या ना? लेकिन अभी ये जो कोण अंतरित कर रहा है वो क्षेत्रफल के साथ में कर रहा है। बोलो, याद कीजिए, क्षेत्रफल के साथ में। और आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा कि क्षेत्रफल के साथ में जो कोण अंतरित किया जाता है वो समतल कोण नहीं होता, वो ठोस कोण होता है, घन कोण होता है। और घन कोण जो होता है उसका संपूर्ण घन कोण का मान कितना होता है? 4 पाई, जबकि समतल कोण का मान कितना होता है? 2 पाई। तो बताओ, यहाँ जो संपूर्ण कोण होगा वो 2 पाई होगा कि 4 पाई होगा? सर, वो घन कोण होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग कोण बना रहे हैं, तो वो कौन होगा? घन कोण या ठोस कोण होगा, जिसका मान कितना लेंगे हम लोग? 4 पाई लेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? हम लोगों ने फ्लक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? फ्लक्स का। तो याद कीजिए, फ्लक्स का जो गणितीय रूप था उसमें हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट A वेक्टर। बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अगर मैं यहाँ पे अल्पांश क्षेत्रफल ले रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? DA वेक्टर। अगर अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं तो बताओ फ्लक्स का मान भी क्या होगा? अल्प होगा। और संपूर्ण के लिए करने के लिए क्या कर देंगे अपन? इसका समाकलन कर देंगे। तो आपको क्या क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और क्षेत्रफल सदिश चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ क्षेत्रफल सदिश चाहिए। आप जानते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मान लीजिए ये इस दिशा में है, DA वेक्टर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, अब मैं मानता हूं कि जो बिंदु O है ना, वो इस बिंदु से कितनी दूरी पर उपस्थित है? R दूरी पर उपस्थित है। कितनी दूरी पर उपस्थित है? R दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिल्कुल इसके बाहर की तरफ, ये लीजिए कौन सा वेक्टर? E वेक्टर। तो आप लोगों को दिख रहा है यहां पर कोई ना कोई एक कोण थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? कोई ना कोई एक कोण थीटा, जो किस किस के मध्य होगा? E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच होगा। बात समझ में आ गई? चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, देखो हमें प्रूव करना है, फाई का मान निकालना है। फाई का मान हमें प्रूव क्या करना है? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये प्रूव करना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिद्ध करना है हमें। Q मतलब कौन? इसमें प्रश्न में कुल आवेश का मान। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब मुझे किसका मान निकालना है? फाई का मान निकालना है। तो आप लोग फाई का गणितीय रूप, फाई मतलब क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स का गणितीय रूप जानते हैं, उसमें E वेक्टर चाहिए और A वेक्टर चाहिए। याद करो, फाई बराबर क्या होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। और E कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? उस आवेश के कारण। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को आवेश दिख गया होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं क्या? माना पृष्ठ में उपस्थित, पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में, इसको लिखना, माना बंद पृष्ठ में उपस्थित
बंद पृष्ठ में आवेश ओ बिंदु पर उपस्थित है, 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 जिसकी क्षेत्रफल सदिश के बिंदु से r दूरी है। बताओ कितनी दूरी पर उपस्थित है वो? r दूरी पर उपस्थित है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको वेक्टर दिखाना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर कैप लगा देंगे। आप जानते हैं अगर ये निर्वात की बात की जाए, किसकी बात की जाए? निर्वात। हम लोग निर्वात ही ले रहे हैं तो के का मान हो जाएगा 1/4πε0। तो लिख देंगे या E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में कौन? आर कैप। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? फ्लक्स का मान निकालना है। तो हम बन जानते हैं क्या? चूंकि पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप आप जानते हैं। बताओ क्या होता है? फाई ई इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हाँ या ना? लेकिन हम लोग यहाँ पर जो क्षेत्रफल ले रहे हैं वो अल्पांश ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी ए वेक्टर। और अल्पांश कर दे तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? डी ई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है संपूर्ण के लिए? तो या हम लोग क्या लिख देंगे संपूर्ण के लिए? या संपूर्ण के लिए, या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? डी का समाकलन हो जाएगा, सॉरी डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, और यहां हो जाएगा समाकलन ऑफ, बोलो कौन? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे? ई वेक्टर की वैल्यू रखनी है। बताओ ये समीकरण नंबर कौन सा? 2। बताओ क्या करें? समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, बोलो किसका मान किस में रखेंगे? 1 का मान कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो ई वेक्टर का मान रखिए। बताओ कितना? 1/4πε0। ऊपर कौन है? Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कौन है? आर कैप, और डॉट डी ए वेक्टर। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कांस्टेंट कौन कौन है? कांस्टेंट को बाहर ले लो। तो हम लोग लिखेंगे या फाई ई बराबर, हम लोग लिखेंगे इसको Q अपॉन 4πε0 आ गया आपके यहाँ बाहर। ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे तो चेंजेस हो सकती है। और अंदर कौन? आर कैप डॉट डी ए वेक्टर, और साथ में बताओ नीचे कौन? नीचे कौन है? आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कोस आएगा। तो अपन इसको जब ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा? ये फाई ई वेक्टर इक्वल्स टू बताओ Q अपॉन 4πε0, ये इंटीग्रेशन। बताओ यहाँ जब इसका अपन वैल्यू खोलेंगे तो ये खुलेगा आर कैप का मोड, ठीक है, और डी ए, और साथ में कौन? कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई साथ में कौन? आर स्क्वायर। और आप जानते हैं आर कैप एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? या लिखेंगे हम लोग या फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। बताओ अंदर कौन? अंदर कौन बचेगा? अंदर बचेगा, देखो आर कैप का परिमाण कितना होता है? 1। अरे एक आर कैप होता कौन है? एकांक सदिश। एकांक मतलब एक अंक, तो यहाँ हो जाएगा 1, और यह क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ओके, अब याद कीजिए आप क्या याद कीजिए? क्योंकि जो आपके पास ठोस कोण होता है या घन कोण होता है, आपके पास जो घन कोण होता है उसका मान कितना होता है? घन कोण का मान होता है क्षेत्रफल
बटा त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, बोलो होता कि नहीं होता। जबकि समतल कोण का होता है क्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। जबकि घन कोण का क्या होता है, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा वो मान देखिए अब ध्यान से, ये डी ए है, अल्पांश है, तो जो कोण आएगा वो क्या होगा, अल्प कोण होगा। और आपको पता है जब अल्प कोण होगा तब लिखेंगे, तब ये क्षेत्रफल कोण डी ए कोस थीटा और डिवाइडेड बाई त्रिज्या का स्क्वायर कोण आर स्क्वायर। तो इसका जो मान आएगा वो मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा अल्प कोण, कोण डी ओमेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अतः फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ कोण डी ओमेगा। अब आप मेरे को बताइए, डी ओमेगा जो कोण है वो एक छोटा सा कोण है, ये वाला कोण है डी ओमेगा। कौन सा वाला कोण, इस अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण है कितना, डी ओमेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, इसका समाकलन, समाकलन मतलब पूरा कोण। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था घन कोण का जो पूरा मान होता है वो होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। तो या लिख देंगे, या फाई ई इक्वल्स टू, बताओ ऊपर कोण Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा का तो अल्पमान, जब समाकलन करेंगे तो पूरा कोण, और पूरा घन कोण कितना होता है 4 पाई का। तो कितना लिख देंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल। तो बताओ फाई ई बराबर कितना आएगा आपके पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही कौन है, गाउस का नियम है। तो लिख देंगे यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। तो ये थी कौन, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। इस प्रकार से गाउस का नियम बनाया गया था। तो देखो गाउस के नियम के लिए सबसे अहम बातें कौन कौन सी होती है। सबसे अहम बात होती है कि जो आपका आवेश है वो किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित होना चाहिए। बात समझ में आ गई, पृष्ठ के बाहर नहीं होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर कहीं भी चल सकता है, बट पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर बंद पृष्ठ होगा तो हम लोग उसको आयतन में काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, एक बार यहां तक नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आपने बना लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, गाउस नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो कौन कौन सा तथ्य है। नंबर 1, आवेश जो है वो कहाँ होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। तो लिखेंगे नंबर 1, आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। और अगर आवेश कोई बंद पृष्ठ के उपस्थित ना हो, बाहर उपस्थित हो, तो वो फ्लक्स में काउंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये किया, यहाँ Q1 आवेश, यहाँ Q2 आवेश, यहाँ Q3 आवेश, यहाँ Q4 आवेश, और एक कोई आवेश इसके बाहर पड़ा हुआ है Q5 आवेश, और आपसे कहे कि यहाँ फ्लक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ फ्लक्स का मान जो होगा फाई बराबर होगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर, बताओ कौन कौन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही मान होगा। ये जो पांचवा आवेश जो बाहर पड़ा हुआ है बंद पृष्ठ के, वो फ्लक्स में निर्माण में भाग नहीं लेता है। बात समझ में आ गई। ओके, और बीजगणित योग का मतलब समझ गए होंगे, आवेश में जो टोटल आवेश पड़े हैं उनका सबका सम करना है, बीजगणित योग करना है। बात समझ में आ गई। अच्छा, नंबर दूसरी बात, चलो इसमें एक बात और करते हैं। सोचो अगर ये जो टोटल बीजगणितीय योग हमने किया है, अगर वो बीजगणितीय योग पॉजिटिव होता, क्या होता, पॉजिटिव होता, तो बलरेखा यहां से बाहर निकलती, बलरेखा यहां से बाहर निकलती, मतलब फ्लक्स क्या होता, धनात्मक। सोचो ये पॉजिटिव होता तो प्लस जो वैल्यू आती वो क्या आती, प्लस की, प्लस का कुछ ना कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का क्यू कुछ भी आता,
और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो फ्लक्स आता वो कैसा आता, पॉजिटिव आता। और अगर इनका जो योग है वो ऋणात्मक होता, मतलब माइनस का क्यू आता, तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताओ फ्लक्स कैसा होता, ऋणात्मक होता। बात समझ में आ गई। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, फ्लक्स धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, फ्लक्स धनात्मक तब होता है जब उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर बीजगणितीय आवेशों का योग, बीजगणितीय योग नेगेटिव हो तो क्या होगा, फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। ध्यान में रखें। ओके, नंबर दूसरी बात, पृष्ठ का आकार कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास वर्गाकार है या घनाकार है, जो भी है, ठीक है, या आप लोगों के पास मान लीजिए वृत्ताकार है, और यहाँ पर आप लोग आवेश को उपस्थित कर रहे हैं, तो यहाँ भी फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी क्या होगा, फाई का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या होगा, फाई का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स का मान है वो आकृति पे निर्भर नहीं करता, आकृति कैसी भी हो सकती है, बस शर्तें होनी चाहिए, आवेश कहाँ उपस्थित होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ओके, मान लीजिए आवेश यहाँ उपस्थित ना होकर यहाँ होता, आवेश यहाँ उपस्थित ना होकर यहाँ होता, आवेश यहाँ उपस्थित ना होकर यहाँ होता, तो ये भी फ्लक्स का मान कितना होता, इतना ही होता। इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि जो आवेश कहाँ कहाँ उपस्थित है उस बात पे निर्भर नहीं करता, केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर ये तीसरी बात ऐसे होती कि यहाँ आवेश, दो आवेश होते, Q1 और Q2 होते, या Q और Q होते, Q और Q होते, Q और Q होते, तो बताओ मान कितना होता, Q और Q कितना, 2Q, Q और Q कितना, 2Q। यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग पे निर्भर करता है। बात समझ में आ गई आपको, उसकी आकृति, आकार और जो आवेश कहाँ वितरित किया गया उस पर निर्भर नहीं करता है। शर्त यह है कि जो भी आवेश वितरित किया गया वो कहाँ होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तब फ्लक्स का मान चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो ये कुछ अहम बातें थी, वो भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।